दोस्तों हम लोग अभी इस क्लास के अंदर 14 फरवरी 2019 जो फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी के सवाल को पूछा गया था और ये सवाल आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और साथ साथ में साइंस के जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों को पूरे एक्सप्लेन के साथ हम लोग कवर करेंगे। और एक्सप्लेन के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनेगा उसको भी डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए, आप अगर एसएससी जीडी के जो 2022 में नया वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए अगर फॉर्म भरे हैं तो ये आपके लिए अति आवश्यक हो सकता है। साथ साथ में ये वीडियो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, जीके जीएस, उसके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। इसलिए ये क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसमें जितना भी हम बताएंगे पूरा डिटेल से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों इस क्लास को शुरू करने के पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसको भी बताने का प्रयास करते हैं और उसकी तैयारी जीके जीएस का निश्चित रूप से हम कराते भी हैं। तो अब हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक कवर करेंगे जो जीएस और जीके और जीएस के सवाल होंगे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक नैतिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक नैतिक अधिकारी ये धम्म महापात्र के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक की बात कर लें तो दोस्तों अशोक जो है ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ और अशोक ने एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम है कलिंग की लड़ाई। और कलिंग की लड़ाई 261 बीसी में यानी ईसा पूर्व में ये लड़ाई लड़ी थी। और इसी सम्राट अशोक के द्वारा भारत में शिलालेख लिखवाने की परंपरा शुरुआत हुई थी। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख की बात करें तो 7वां जो शिलालेख वो सबसे लंबा है, जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर जो हुआ, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक नैतिक अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? धम्म महापात्र। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में, बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय की जाती है जो ऑप्शन नंबर बी में है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें दोस्तों तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था और इस समय जो हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता में। इस समय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। 1937 ईस्वी में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से बदल के मुंबई किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा यानी कि रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, इसको भी ध्यान रखिएगा। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अगर हम लोग बात कर लें भारतीय स्टेट बैंक, कॉमर्शियल क्षेत्र यानी वाणिज्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। और एसबीआई का हेडक्वार्टर, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कैबिनेट ने 2018-19 के लिए केंद्र का न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं के लिए केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपये तक बढ़ा दिया था? 105 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था। ये कब? 2018-19 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 172 देशों ने इसमें भाग लिया था। वैसे हम लोग बात कर ले विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? पंडित भीमसेन जोशी ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। मांसपेशियों में ऐंठन का प्रमुख कारण लैक्टिक एसिड का संचय है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। इसलिए लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। इस 22 भाषा में फारसी को नहीं जोड़ा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फारसी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। इसको भी ध्यान रखिएगा, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, जबकि अभी वर्तमान समय में 22 भाषा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वित्तीय, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वित्तीय, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके रिटायरमेंट का जो समय है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट का समय है 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट का जो समय है वो 62 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण परलोकेशन दर सबसे कम होता है किस प्रकार की मिट्टी में। तो ध्यान रखिएगा, मृण्मय मिट्टी जो है, ऑप्शन नंबर ए में मृण्मय मिट्टी में पानी का अंतःस्रवण दर सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत में चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, सॉरी चिकित्सा नहीं दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाता है। अगर हम लोग बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 1961 में इसका शुरुआत हुआ और 1965 ईस्वी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहली बार जो दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जयशंकर कुरूप को दिया गया था, जो मलयालम भाषा के लेखक थे। और वर्तमान समय में ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 24 भाषाओं में। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में आयोजित किए गए थे? 2018 में। और 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 21वें नंबर के हैं, और जबकि 2022 में भी राष्ट्रमंडल खेल का समापन हो चुका है। वैसे 18 का पूछा गया है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट घाना के अंदर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में हुआ, और ये बर्मिंघम जो है यूके वाला है, ध्यान रखिएगा। 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम में, बर्मिंघम यूके वाला है। और इसमें भारत की ओर से जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये दोनों भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ इसका शुभंकर पेरी द बुल था, ये भी ध्यान रखिएगा। और आदर्श वाक्य की बात करें दोस्तों, गेम फॉर ऑल, ये आदर्श वाक्य था। अगर हम लोग समापन समारोह की बात कर लें, 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में समापन समारोह के भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो थे वो निकहत जरीन जो मुक्केबाज है और शरद कमल जो टेनिस खिलाड़ी है। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों को 2022 का जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुआ उससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। वैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इंग्लैंड का जो ये बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है इसके बारे में पूरे डिटेल से हम पढ़ाए हैं, किसने इसमें कौन सा मेडल जीता है और भारत किस स्थान पर रहा, ये पूरा डिटेल उसमें पढ़ाएं, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बेसिक समूह का सदस्य नहीं है वो केनिया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें सदस्य कौन कौन सा, तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका,
इंडिया और चाइना, ये सभी देश सदस्य हैं। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया और चाइना, ये देश क्या है? बेसिक देश के समूह है। और इसका जो स्थापना हुआ है, बेसिक एक सदस्य समूह की जो स्थापना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 2009 ईस्वी में, 28 नवंबर 2009 ईस्वी को बेसिक का गठन हुआ है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं? तो केनिया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद नंबर 21A जोड़ा गया था। 21A एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 11वां मौलिक कर्तव्य यही अनुच्छेद नंबर 21A है। और इसके अंदर जो रखा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम लोकल गार्जियन का है। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 21A मौलिक कर्तव्य, और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? द्रविड़ शैली, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण किया जाता है वो द्रविड़ शैली में किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम्पी जो यही एकमात्र है जो दक्षिण भारत की तरफ से है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम्पी की बात कर लें तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम्पी को 1986 ईस्वी में विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम दयाशंकर था। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर था, सॉरी, ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस साधारण नमक जो है इसको संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साधारण नमक जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है तो NaCl है। ध्यान रखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है जिसका सूत्र NaCl है। इस तरह से संकेतक के रूप में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो साधारण नमक का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, और किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के अंदर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 में है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी लिखा गया वो जातक पुस्तक के अंदर लिखा गया। जातक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहाइम में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? ये वेट लिफ्टिंग खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हम लोग बात कर रहे हैं मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत की ओर से पहली ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। भारत की तरफ से ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में संपन्न हुआ, इसमें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीती थी। ध्यान रखिएगा।
मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि जमा राशि को क्या कहते हैं? बैंक खाते में वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट या परिपक्वता तिथि जमा राशि को चालू जमा कहते हैं। चालू जमा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बीजापुर का गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा मकबरा है, ध्यान रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ये बीजापुर कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। अगर हम लोग बात कर लें, फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। गोल गुंबज की ऊंचाई 51 मीटर है, ध्यान रखिएगा। गोल गुंबज की ऊंचाई कितना है? 51 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है, क्वेश्चन नंबर 47 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहाँ पर कि 94% यानी 94% साक्षरता है। दूसरे स्थान पे मिजोरम है, जहाँ की 91.33% है। तीसरे स्थान पे गोवा है, जहाँ की साक्षरता 88.7% है। उसके बाद त्रिपुरा की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है 87.2। अगर हम लोग बात कर लें न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहाँ पर कि 61.5% है ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 में है, एडॉप्ट ए हेरिटेज। एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी पहचान देश की एक पहल है। तो ध्यान रखिएगा, एडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। पर्यटन मंत्रालय, तो पर्यटन मंत्रालय ऑप्शन नंबर बी है, ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में है, स्थल एवं सागरीय समीर वायु किस कारण से होती है? तो ध्यान रखिएगा, स्थल एवं सागरीय वायु संवहन के कारण होती है। संवहन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्र से तटवर्ती क्षेत्रों की ओर ठंडे पवन अर्थात सागरीय प्रभावित होती है। तो इस तरह से स्थल एवं सागरीय समीर वायु किस कारण से होती है? संवहन के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है, जठर द्वारा स्रवित रस की भूमिका क्या है? जठर द्वारा स्रवित रस की भूमिका भोजन में कीटाणुओं को मारना है। भोजन के कीटाणुओं को मारना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज 14 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का हम प्रयास किए। हमें उम्मीद है दोस्तों ये क्लास आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम इससे और बेहतर वीडियो आप लोगों के साथ बनाने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।